पढ़ा था, ठीक है। हमने लास्ट टाइम वेपर प्रेशर ऑफ इम्मिसिबल लिक्विड्स खत्म किया था और हमने डिस्टिलेशन किया था क्या, जिसमें अपन ने वेपर्स का भी कंपोजिशन कैलकुलेट किया, वो कंडेंसेशन डिस्टिलेशन वाला पार्ट किया क्या हमने? वेपराइजेशन डिस्टिलेशन वो नहीं किया, तो वो आज अपन को करना है। चलो शुरू करते हैं। So today we are going to discuss that Raoult's law in combination with Dalton's law, ठीक है ना? तो अपन डिस्कस करने वाले हैं Raoult's law in combination with Raoult's law and Dalton's law, ठीक है। अपन Raoult's law और Dalton's law करेंगे और Raoult's law और Dalton's law में अपन लिखेंगे that is when two volatile miscible liquids, तो जब हम दो volatile miscible liquids को mix करेंगे, the two volatile miscible liquids are mixed at a constant temperature, है? तो constant temperature पे अपन mix करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, अपन एक तरीके से डिस्टिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो अपन इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस लिखते हैं इसको, राइट। तो अपन क्या करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस को अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो, अगर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात करेंगे, एक ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखना, अपन ने जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात की, दैट इज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो एक तो डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल। पहले मैं आपको ये समझाने से पहले ये टर्म्स जो होंगे उन टर्म्स को अपन सीखना चाहते हैं। व्हाट आर दोस टर्म्स? एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, और एक होता है दैट इज विल से दैट स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। एक होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। अब अगर अपन डिस्टिलेशन की बात करें तो डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक वेसल है और उस वेसल में अपन दो वोलेटाइल लिक्विड्स लेते हैं। ए और बी आपके दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। ये अपन ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि डिस्टिलेशन का मतलब है अपन ऐसे एक कंडेंसर लगाते हैं इधर, जिस कंडेंसर से अपन यहाँ से वाटर इनलेट होता है, यहाँ से वाटर होता है और यहाँ से वो वाटर अपन निकाल देते हैं तो कि वो कंडेंस कर सके अपन उसको कूलिंग के लिए। ये वाटर ऐसे होता है और यहाँ अपन डिस्टिल कर लेते हैं, ये डिस्टिल कर लेंगे लिक्विड को। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये लिक्विड को आप डिस्टिल कर लोगे तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। जैसे मान लो इन दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज करते हैं अपन 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर ये इतना डिफरेंस होगा तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में ये ज्यादा वोलेटाइल होगा तो इजीली वेपराइज होगा, तो ये ज्यादा इजीली वेपराइज होगा। हम दोनों को बॉईल करेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अपन दोनों को बॉईल करेंगे 100 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसे अपन डिस्टिलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वेपराइज होगा, ज्यादा ऊपर तक वेपराइज होकर जाएगा। तो डिस्टिलेशन अपन तभी करेंगे मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में, जब लिक्विड में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। So distillation अपन कहेंगे when the two liquids have temperature difference, when two liquid have, है ना, boiling point difference, have
बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ अराउंड, या अपन लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इतना डिफरेंस अगर है तो हम इजीली डिस्टिल कर सकते हैं। दोनों को हीट करेंगे, दोनों को हीट करेंगे। इसको हीट करते हैं अपन 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। अपन इसको हीट करेंगे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये तो वेपराइज होगा बहुत ज्यादा, ये नहीं होगा बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अपन उससे सेपरेट कर सकते हैं। इस टाइप के प्रोसेस को अपन डिस्टिलेशन कहते हैं। वेपराइज थोड़ा ये भी होगा, लेकिन ये यहां तक जाएगा मैक्सिमम और फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वेपराइज नहीं हो पाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वेपराइज होगा। और अगर कॉन्स्टेंटली अपन इतने टेम्परेचर पे बॉइल करते रहेंगे तो इसका कंपोजिशन इसमें कम होता रहेगा और इसका बढ़ता रहेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ रेसिड्यू। अपन इसे कहेंगे रेसिड्यू और इसको कहेंगे कि भाई ये आ जाएगा बी इसमें, दैट इज अ डिस्टिलेट। अपन ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। कहेंगे भाई ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो अपन कहेंगे देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ेगी व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड कहोगे तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर काफी कम डिफरेंस है, सपोज ए और बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारे पास, सपोज ये गिवन है, अपन अज्यूम कर लेते हैं ये 92 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो उस केस में क्या होगा, मुझे इसको एटलीस्ट 90 तक तो बॉइल करना ही होगा। भाई इतना तो बॉइलिंग पॉइंट रखना ही होगा, जितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है उतना तो रखना ही पड़ेगा अपन को। तो अपन क्या करेंगे इसमें, क्योंकि अब इतना क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है कि अगर 90 तक आप वेपराइज करोगे तो इसका भी काफी ज्यादा वेपराइजेशन होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाएंगे। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो ऐसे होता है, मतलब अपन ने यहाँ पर हर्डल्स लगा दिए ऐसे, वो हर्डल जैसे ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो जाएंगे। तो अगर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होंगे तो वो हर्डल जैसे ऐसे हो जाएंगे, तो दैट विल बी द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस टाइप से अपन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने से क्या फायदा, तो अपन कहते हैं देखो भाई, जब कोई वेपर किसी सरफेस को हिट करता है तो वो जल्दी से कंडेंस हो जाता है। जब कोई वेपर किसी सरफेस को हिट करता है तो वो जल्दी से कंडेंस हो जाता है। ठीक है ना? तो अपन कहते हैं कि जब कोई वेपर्स किसी सरफेस को हिट करता है तो वो कंडेंस हो जाता है जल्दी से। तो हम तो इतने ज्यादा टाइम उसको कंडेंस हिट करवा रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है वो बहुत मुश्किल से यहां से निकल पाएंगे लिक्विड्स। तो अपन कहेंगे देखो, अपन इसको हीट करते रहेंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो यही ऐसे इसे इसको हिट किए बगैर मतलब इधर जा सकता है। तो यहाँ पर बी जो होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसको वेपराइज ज्यादा होना होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये हिट करके कंडेंस भी जल्दी होगा। अगर वो हिट करके कंडेंस भी जल्दी होगा तो अपन कहेंगे उस केस में यहाँ पर इन इन हर्डल से, ये फ्रैक्शन से, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से सिर्फ बी ही बाहर निकल पाएगा, और ए सिंस उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा और वो हिट करेगा तो वहां पर कंडेंस भी जल्दी होगा। तो अपन कहेंगे इस केस में B will be the present in the distillate, इसको अपन कहते हैं distillate, और इसको अपन कहते हैं that is residue। So जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो रेसिड्यू जैसे रहता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो डिस्टिल हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो हम डिस्टिलेशन करेंगे। अब बात करेंगे अपन स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब है कि डायरेक्टली अपन हीट नहीं करने वाले हैं, हम लिक्विड मिक्सचर में स्टीम पास करने वाले हैं। तो हम स्टीम डिस्टिलेशन तभी करेंगे, मतलब मैं इसको हटा देता हूं ऐसे, अपन पहले स्टीम डिस्टिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है। ठीक है? तो अपन कहेंगे भाई स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब है व्हेन वन ऑफ द लिक्विड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन वन ऑफ द लिक्विड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर कैन नॉट, दूसरा वाला नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो अपन उस केस में कहेंगे ठीक है भाई, अगर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरा नहीं बना सकता है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा, अपन क्या करेंगे। तो देखो, पहले तो अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास होगा नाइट्रोफिनॉल्स। नाइट्रोफिनॉल में मेरे पास एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, इसको अपन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे।
नाइट्रोफेनॉल और दूसरा वाला हो जाएगा पैरानाइट्रोफेनॉल। इसमें अपन पैरानाइट्रोफेनॉल कर लेते हैं। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या हो रहा है, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में सिंस देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज विद इन द मॉलिक्यूल, तो फिर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। लेकिन पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता ना, क्योंकि वो तो काफी दूर है। अगर वो काफी दूर है तो अपन कहेंगे फिर इसका जो OH है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका जो OH होगा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अपन कहेंगे पैरानाइट्रोफेनॉल। अपन इसको ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B, या इसको B ले लेते हैं, उसको A ले लेते हैं, और कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, ये A है। अब अपन क्या कहेंगे, इसमें ना जो आपने बना रखा है यहाँ पर, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नाइट्रोजोफिनॉल्स में अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई। सो स्टीम डिस्टिलेशन में मैं क्या करूंगा, मेरे पास A और B है, ये A है और ये B है। मुझे पता है कि भाई A वाला जो है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, B नहीं बना सकता, दोनों का मॉलिक्यूलर मास एक जैसा है। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दूसरे मॉलिक्यूल से उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जनरली ज्यादा वोलेटाइल होता है, बिकॉज अगर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल से उसका बॉन्डिंग वीक हो जाएगा, फिर वो वंडरफुल फोर्सेस होगा, तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका OH फ्री होगा तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ये वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल। ये वोलेटाइल होगा तो ठीक है, वोलेटाइल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से बना सकता है, ये नहीं बना सकता। अब अपन क्या करेंगे, स्टीम, इसमें स्टीम पास करेंगे। हम सबको पता है कि स्टीम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर से, स्टीम की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर से, अपन सबको पता है। जब अपन इसमें स्टीम पास करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 100 डिग्री से तो टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, मतलब एक तरीके से आप स्टीम से हीट कर रहे हो। स्टीम से हीट करोगे तो ये दोनों ही वेपराइज होंगे, ये भी वेपराइज होगा, ये भी वेपराइज होगा, लेकिन ए जो है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, विल फॉर्म बॉन्डिंग विद स्टीम, विल फॉर्म बॉन्डिंग विद स्टीम। अब हम सबको पता है कि अगर वाटर के वेपर्स हैं और वो किसी सरफेस को हिट करेंगे तो वो बहुत जल्दी से कंडेंस हो जाता है। तो होगा क्या, जब अपन स्टीम से इन दोनों को बॉइल करेंगे तो दोनों ही वेपराइज होंगे, लेकिन सिंस वाटर बहुत जल्दी कंडेंस होता है क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर जैसे ही इसको हिट करेगा, इनमें से किसी को भी हिट करेगा ना, तो वाटर क्या ना कंडेंस होकर वापस आ जाएगा, क्योंकि वाटर का तो हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर जैसे हिट करेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, वो कंडेंस होकर वापस आ जाएगा। हम सबको पता है कि अगर वाटर कंडेंस होकर वापस आएगा नीचे तो इसको अपने साथ लेके आएगा, व्हाट इज क्योंकि वाटर कैन फॉर्म अ बॉन्डिंग विद दिस। तो वाटर क्या करेगा, जब कंडेंस होकर वापस आएगा तो जो भी उसे इसके वेपर्स मिलेंगे उसके साथ वो क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो वो क्या करेगा, इसको अपने साथ लेके नीचे आ जाएगा। बी के साथ तो वाटर बॉन्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि इसमें तो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, तो फिर ये वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा और ये रेसिड्यू में रहेगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी चाहिए, दूसरे में नहीं बननी चाहिए। जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी वो वेपराइज होकर बाहर चला जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वाटर ड्रैग करके उसको वापस ले आएगा, राइट, वाटर उसको ड्रैग करके वापस लेके आ जाएगा। तो अपन कहेंगे दैट विल बी द राइट बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। सो एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, दूसरे में नहीं होनी चाहिए, तो अपन उसे बता सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो मैं इसको हटा देता हूं, अपन को पता चल गया व्हाट इज स्टीम डिस्टिलेशन। अब इसमें वी कैन राइट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में अपन कहेंगे देखो भाई,
It is carried out when when one of the liquid in the mixture decompose at the boiling point of solution. एक्चुअली ये सारे टर्म्स अगर अपन देखेंगे ना तो अपन को प्रैक्टिकल जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर, उसमें ये सारे टर्म्स अपन को एक्सप्लेन किए हैं और यही एग्जांपल होते हैं जनरली, क्योंकि इसके अलावा और कोई एग्जांपल होते भी नहीं। तो जनरली जो एग्जांपल अपन को दिए जाते हैं वो ये एग्जांपल होता है, इसलिए मैं उन एग्जांपल को ले रहा हूँ जो स्टैंडर्ड हो और जो अपन से एग्जाम में भी पूछे जाए तो अपन को इजीली बता सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं, glycerol is separated from spent lime। तो अपन सबको पता है ग्लिसरीन क्या होता है, तो ग्लिसरीन कभी-कभी अपन फेस पे या मतलब स्किन पे लगाने में भी यूज करता है ग्लिसरीन, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। बनता कैसे है, तो अपन कहते हैं सोप इंडस्ट्री में जो स्पेंट लाइम मतलब जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं स्पेंट लाइम सोप इंडस्ट्री में। तो सोप इंडस्ट्री में ये काफी बनता है, ग्लिसरॉल काफी ज्यादा यूज होता है। तो सोप इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल मतलब स्पेंट लाइम में होता है। हमें इन दोनों के स्पेंट लाइम में जो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है उसे बॉयल स्पेंट लाइम को बॉयल करके सेपरेट करना होता है। लेकिन जो स्पेंट लाइम का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अपने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। मतलब अगर ग्लिसरॉल ये मॉलिक्यूल है, दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, अपन कहेंगे ये उसका फॉर्मूला है ग्लिसरॉल का या ग्लिसरीन का, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो अपन कहेंगे भाई बॉइलिंग पॉइंट पे कभी किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड थोड़ी ब्रेक होते हैं, दो मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे। यह तो आप बॉन्ड ब्रेक की बात कर रहे हो, तो बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अपन कहेंगे इसका मतलब वो ब्रेक हो जा रहा है, फिर उस केस में वो नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन से कहा किसी ने कि भाई स्टीम डिस्टिलेशन भी कर, एक बार स्टीम डिस्टिलेशन बता दीजिए सर। तो अपन कहेंगे देखना, स्टीम को पास करेंगे, स्टीम से दोनों बॉयल होंगे, दोनों वेपराइज होकर ऊपर जाएंगे, लेकिन स्टीम मतलब वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जब भी किसी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है। तो भाई कोई भी वाटर वेपर यहां से निकल के यहाँ कोई टकराएगा वाटर वेपर, कोई यहाँ टकराएगा, कहीं भी टकराएगा वाटर वेपर, तो जब भी वाटर वेपर कंडेंस होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बना सकता था, पैरानाइट्रोफिनॉल से। तो जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसको वापस लेके आ जाएगा, और जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता उसको डिस्टिलेट में चला जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन। तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि किस मॉलिक्यूल में वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, दैट इज। चलो वापस आते हैं इसमें। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लेंगे स्पेंट लाइम। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मतलब अब ये आप बोल रहे हो कि जब हम स्पेंट लाइम से अगर ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइम बाय डिस्टिलेटिंग अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है मान लिया। पहले तो ये बताओ ये रिड्यूस प्रेशर है क्या, उसके बाद फिर बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई हम सबको पता है कि अगर मान लो मैंने आपको ऐसे एक लिक्विड दे दिया और मैं आपसे कहूंगा भाई ये लिक्विड है, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप क्या करोगे, आपको अभी बताते हैं उसमें क्या है। आप क्या करोगे, आप उस लिक्विड को एक वेसल में ले लोगे, ये लिक्विड ले लिया मैंने, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड है, तुम क्या करोगे, इसे हीट करोगे, और सबसे पहले आप कहोगे कि सर ये बता दो कि बाहर कितना प्रेशर है। अपन ने कहा पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर है मान लो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है सर इसको मैं हीट करता हूं, और इसको जब हीट करूंगा तो ये वेपराइज होगा, जब ये वेपराइज होगा तो इसमें प्रेशर जनरेट होगा, इंटरनल प्रेशर जनरेट होगा। तो मैं ये चेक करूंगा कि किस टेम्परेचर पे ये और ये बराबर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे किसी के भी एट बॉइलिंग पॉइंट पी इंटरनल जो है इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल आता है। मतलब आप बस ये चेक करोगे उस लिक्विड के लिए, इसको हीट करते हैं और आप कहोगे किस टेम्परेचर पे
इधर इसका इंटरनल जो वेपर प्रेशर है वो इसके बराबर हो गया। जैसे ये वैल्यू इसके बराबर होगी, आप कहोगे वही इसका बॉइलिंग पॉइंट है, रुक जाओ। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन कहेंगे सर ठीक है, ये तो इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगर कहीं लिखा हुआ है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं अज्यूम कर लूंगा आप 1 एटमॉस्फेयर पे बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहे होगे, उसको कहते हैं अपन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अपन कहेंगे अच्छा सर ठीक है, मान लेते हैं वाटर है, मैंने उसको हीट किया, वाटर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो है इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेयर आ जाता है, तो वाटर 100 डिग्री पे बॉइल करता है। दैट इज, यही होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं टॉप ऑफ द हिमालय मतलब माउंट एवरेस्ट पे जाके वाटर को बॉइल करना चाहूं, तो अपन कहेंगे देखो भाई, माउंट एवरेस्ट पे जो प्रेशर होता है वो 0.5 एटमॉस्फेयर होता है। माउंट एवरेस्ट पे कितना होता है? 0.5 एटमॉस्फेयर। तो वाटर किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा? तो अपन कहेंगे भाई 1 एटमॉस्फेयर पे बॉइल होता है प्लेन्स में, टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट तो इतना ही प्रेशर था 0.5। मतलब अब वाटर को मुझे तब तक हीट करना है जब तक कि यहाँ 0.5 ना आ जाए। जैसे ही 0.5 आएगा वाटर बॉइल करना शुरू कर देगा। हाँ, तो वो तो 100 डिग्री से कम पे ही आ जाएगा उतना वेपर प्रेशर, तो हाँ, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट पे। इसलिए अपन कहते हैं ना माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम होता है, तो खाना अच्छा नहीं पकता है, ये अपन को पता है। द रीजन इज दैट ओनली, क्योंकि बाहर अगर प्रेशर कम है तो इसमें भी प्रेशर लोअर टेम्परेचर पे जल्दी वो प्रेशर आ जाएगा, तो वाटर बॉइल करना शुरू कर देगा। दैट इज बॉइलिंग। ओके, तो अगर मान लो मैंने अज्यूम किया कि मैं इसमें वाटर में एक मॉलिक्यूल डाल देता हूं, और मान लेता हूं मैंने वाटर में H2S मॉलिक्यूल डाल दिया, कोई भी मॉलिक्यूल डाल दिया, तो मैं कहूंगा भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मैं तो इसको इस सोल्यूशन को 100 डिग्री पे हीट करूंगा बॉईल करने के लिए। तो अपन कहेंगे जब सॉल्यूशन बनाओगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो अपन ने कहा ठीक है चलो 102 हो गया इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, बना दिया अपन, क्योंकि किसी भी सॉलिड को ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, अपन को पता है। लेकिन इस टेम्परेचर तक अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, ये तो एस और एच एस में बन जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई ये तो गड़बड़ बात हो गई, अपन को एच एस से निकालना था और अगर इस टेम्परेचर पे बॉइल करूंगा तो ये तो टूट जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर लो, जब उतना कम कर लो कि ये टूटे ना। अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम कर लें? बाहर का प्रेशर कम कर दो। बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे इतना हो रहा था ना, 102 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल कर रहा था ना, बाहर का प्रेशर कम कर देते हैं, चलो 0.5 एटमॉस्फेयर बाहर का कर देते हैं प्रेशर, अब तो ये कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा ना। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। मैं क्या करने वाला हूं, इधर जैसे मान लो अपने पास स्पेंट गिवन है इसमें, अब अपने पास स्पेंट गिवन है, तो अपन से कहा गया कि इसके अंदर ग्लिसरॉल है स्पेंट के अंदर। ठीक है, अगर अपन इसे हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो स्पेंटलाइन का बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और 360 पे ग्लिसरॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 360 है। अगर मैं इसको 500 से इधर 360 से ऊपर जाता हूं तो ग्लिसरॉल के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो 500 था, उसका बॉइलिंग पॉइंट 360 से कम बना दूंगा। वो कैसे बनाओगे? भाई ये वाला बॉइलिंग पॉइंट तो 1 एटमॉस्फेयर पे था ना, तो ठीक है इसके बाहर एक वेसल लगाता हूं और उसमें से एयर निकाल देता हूं, वैक्यूम बनाता हूं। तो उसमें जो पहले प्रेशर, इसमें बाहर कितना लगा हुआ था, पहले प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, अब मैं इसके अंदर से इतना एयर निकाल देता हूं कि इसके अंदर प्रेशर हो जाए कितना, सपोज करते हैं 0.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब तो ये जल्दी बॉइल करना शुरू कर देगा और उस टेम्परेचर पे ये ग्लिसरॉल डिकम्पोज नहीं होगा। तो अपन ने क्या किया, डिस्टिलेशन तो किया, इसमें सोप प्लस ग्लिसरॉल होगा, तो अपन क्या डिस्टिलेशन तो किया, तो टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट अपन ने क्या किया 500 से काफी कम कर लिया, अपन ने टेम्परेचर इतना किया कि काफी कम टेम्परेचर पे वो बॉइल हो जाएगा, उतना टेम्परेचर जिसपे ग्लिसरॉल के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, अपन ने बॉइलिंग पॉइंट एडजस्ट कर दिया, तो ये बॉइल होके ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा और रेसिड्यू अपन को मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड
Distillation under reduced pressure. So this is distillation under reduced pressure. तो इसको अपन कहते हैं distillation under reduced pressure. तो अपन को एक आइडिया आ गया कि भाई what is distillation. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा। अब अपन बात करते हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, उस प्रोसेस की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो स्टीम डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया, नो हर्डल्स इन दिस वन ना, मतलब हर्डल्स किस टाइप के बेटा, हर्डल तो वैसे ही अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। चलो देखते हैं क्या करना है। फ्रैक्शनल वाले में नहीं, कोई नहीं होगा, चलो ठीक है। अब अपन देखते हैं राउल्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ। अपन क्या करेंगे, अपने पास पहले एक लिक्विड है, अपन मिक्सचर ऑफ लिक्विड ले लेते हैं। ये अपने पास दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड्स है, ठीक है। तो इन वोलेटाइल लिक्विड्स में अपन को पता है ए एंड बी आर गिवन टू अस। इसका वेपर प्रेशर मुझे पी ए नॉट गिवन है, इसका वेपर प्रेशर मुझे पी बी नॉट गिवन है, और इसका मोल फ्रैक्शन मुझे गिवन है एक्स ए और इसका मोल फ्रैक्शन गिवन है एक्स बी। बताने की जरूरत नहीं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एवरीबॉडी नोस दैट। दो लिक्विड्स हैं और अगर दोनों लिक्विड को मिक्स किया तो वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, अपन को कैलकुलेट करना आता है, पी ए प्लस पी बी होता है, सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड्स, सो पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इसको अपन लिखते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स, ये अपन को मिल जाएगा पी ए। ये अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है राउल्स लॉ से, अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, अपन कैलकुलेट कर सकते। अब मैं क्या चाहता था कि इधर जो वेपर्स हैं, इज द वेपर्स, और ये लिक्विड थे, तो यहां तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। अगर यहाँ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है तो अपन को पता है कि द लिक्विड कंपोजिशन इज एक्स ए प्लस एक्स बी। मैं चाहता था कि वेपर कंपोजिशन कैलकुलेट करूं। सपोज यहां पर मैं लिखता हूं लेट वाई ए एंड वाई बी आर द वेपर कंपोजिशन ऑफ A and B in vapor state. Oh, vapor state में इनका vapor composition है. So that is the vapor composition. ठीक है, तो अपन कहेंगे अगर वो vapor state में that is the vapor composition अपन को given है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इधर YA और YB अपन को given है, तो मैं इसको YA YB लिख लेता हूँ। They are the vapor compositions, यहाँ पर vapor होंगे, तो इसमें YA YB होगा। तो अपन कहेंगे YA YB जो होगा that is a gaseous part, ये तो गैस पार्ट होता है, और गैस पार्ट के लिए अपन कहते हैं according to Dalton's law. According to Dalton, we say that अपन डाल्टन के लिए लिखते हैं वेपर कंपोजिशन मीनिंग कि भाई अगर ये दोनों उड़ेंगे, वेपराइज होंगे, when they get vaporized तो obviously बात है there will be vapors of these two liquids. दोनों में से जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर्स ज्यादा होगा, जो कम वोलेटाइल होगा उसका वेपर कम होगा, that is called वेपर कंपोजिशन। उसको मैं बोल रहा हूँ कि वेपर, क्योंकि दोनों के वेपर इक्वल तो हो नहीं सकते, इक्वल तो दोनों को वेपर तभी पॉसिबल है ना जब दोनों का वोलेटाइल नेचर एक जैसा हो, तो वो अलग अलग होगा। So you can say that it is a mole fraction ratio, the fraction ratio of A and B in the vapor state. ठीक है, so according to Dalton we'll say that according to Dalton YA YB अपन को given है, तो अपन कहेंगे according to Dalton's law तो अपन ने पढ़ा हुआ है, partial pressure of gas, partial pressure is equal to होता है mole fraction into total pressure, ये होता है मेरे पास, that is Dalton's law। तो अपन कहेंगे ठीक है,
अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस गिवन है तो पार्शियल प्रेशर तो पीए होता है। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए तो पीए है एंड पीएम इज द टोटल प्रेशर, तो मैं मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूँ गैस। तो अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन लिखना है YA, तो YA विल बी इक्वल टू PA अपॉन PM, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय P टोटल, वो यूज कर लूंगा। द P टोटल इज PM और पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना होता है PA नॉट इनटू XA, तो पहले इसको PA नॉट इनटू XA लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A को, चलेगा। तो B कितना होगा, YB कितना होगा 1 माइनस YA, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 रहेगा। And I'll write that YB will be equal to PB naught into YB, मतलब ये PB naught into XB, the partial pressure of B, PB होता है and that is equal to PB naught into XB और divided by लिख लूंगा PM। So YA YB मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ what is the वेपर कंपोजिशन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ठीक है अपन ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री पे से आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है T डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये एक सिस्टम बना है। एक्चुअली दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू भाई जब अपन को मतलब अगर आप अज्यूम कर लो कि 500 600 इयर्स बैक डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे करते थे, वो उसको थोड़ा सा कोरिलेट किया अपन। अभी तो अपन सीधा डिस्टिलेशन अपन को पता है कैसे। तो इन दोनों में से जो वोलेटाइल ज्यादा होगा उनके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे वेपर्स में। अब अपन क्या करेंगे, एक दूसरा वेसल लेंगे और मैं इस ये वाला जो वेपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वेपर वाला पार्ट, इस वेपर वाले पार्ट को कंडेंस कर लो। आप इसे कंडेंस करो। जब आप कंडेंस करोगे तो आप कहोगे दिस विल बी द फर्स्ट कंडेंसेट। सो इसको डिस्टिल कर लेंगे, यहाँ पर ने डिस्टिलेट कर लिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर्स को। सो दिस विल बी द फर्स्ट डिस्टिलेट। अगर मैं फर्स्ट डिस्टिलेट लिखूंगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अपन अपने पास ये लिक्विड YA YB आ जाएगा, इसमें अपने पास ये डिस्टिलेट की बने ये आएगा अपने पास। अपन कहेंगे ठीक है भाई जैसे इसमें आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया था तो एक टेम्परेचर पे आप वापस इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लो उसी टेम्परेचर पे, बिकॉज़ टेम्परेचर तो अपन ने कांस्टेंट रखा हुआ है। भाई पहले अपन ने कंडेंस कर दिया और T डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस इसको लेके आ गए T डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे आपने इस वेसल के लिए PM कैलकुलेट किया था वैसे इस वेसल के लिए भी कैलकुलेट करो PM। तो अपन कहेंगे इस वेसल के लिए द PM विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अपन PM डैश लिख लेते हैं इस वेसल। तो अपन कहेंगे PM डैश विल बी इक्वल टू, जैसे अपन लिखेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना होगा, तो अपन लिखेंगे PA नॉट और मोल फ्रैक्शन कितना है YA, क्योंकि PA नॉट और PB नॉट तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता। PA PB नॉट कभी चेंज नहीं होंगे जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो अपन ने कहा लेकिन अब जैसे इसमें मोल फ्रैक्शन था YA XA XB, वैसे अब मोल फ्रैक्शन अपने पास YA YB होगा, टोटल प्रेशर PM डैश हो गया अलग हो जाएगा, तो PB नॉट इनटू YB दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द vessel, that is the mixture which is given to us। अब अपन कहेंगे इसमें भी वेपर्स बने तो यहाँ भी वेपर कंपोजिशन होगा YA एंड YB, तो इसमें भी प्रेजेंट होगा वेपर कंपोजिशन, तो YA एंड YB। अपन यहाँ पर YA को ले लेते हैं YA डैश और YB को ले लेते हैं YB डैश, और चलो कैलकुलेट करते हैं कि YA डैश और YB डैश क्या होना चाहिए इस वेसल। तो अपन कहेंगे उसमें क्या, जैसे आपने इस वेसल को कैलकुलेट किया था कि इस वेसल के अंदर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज दिस एंड द टोटल प्रेशर इज दिस, दैट इज YA। तो आप इस वेसल के अंदर कैलकुलेट कर लो द टोटल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज दिस एंड द टोटल प्रेशर इज PM डैश, तो YA डैश आ जाएगा आपके पास। तो अपन इस वेसल में लिखेंगे द YA डैश विल बी इक्वल टू PA नॉट इनटू YA डिवाइडेड बाय PM डैश एंड YB डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस YA डैश, वो तो अपन को पता है। और यार लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो PA नॉट इनटू YB डिवाइडेड बाय PM डैश लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से इसको वापस ये जो गैस वाला पार्ट है ना वेपर वाला पार्ट, इसको फिर कंडेंस करूंगा। इसको अगर मैं कंडेंस करूंगा, सपोज अपन ऐसे फिर से इसको कंडेंस करते हैं, तो इसको अपन कंडेंस कर लेते हैं
और इसको अगर मैं कंडेंस करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा सेकंड डिस्टिलेट या सेकंड कंडेंसेट। सेकंड डिस्टिलेट या फिर सेकंड कंडेंसेट ये बोले तो ठीक है। पर यहाँ पर जो लिक्विड अपने पास आएगा जिसको आप कंडेंस कर रहे हो, यहां से जो लिक्विड आपने कंडेंस किया, दिस इज नथिंग बट अ YA डैश एंड YB डैश, ये दोनों होंगे। फिर अपन इसे हीट करेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर इसका इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, फिर इसके लिए वेसल के लिए जैसे अपन ने कैलकुलेट किया PM डैश, उसमें फिर PM डबल डैश लिखेंगे अपन, तो दिस विल बी द PM डबल डैश। तो PM डबल डैश क्या होगा, तो जैसे इसके लिए लिखा था PN इंटू जो वेपर जो लिक्विड कंपोजिशन अपन को वहां से मिला था, वैसे वैसे इसके लिए लिख देंगे अपन PA0 इंटू YA डैश प्लस PB0 इंटू YB डैश, ये हो जाएगा। तो अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम में इसमें भी फिर वेपर्स होंगे, तो इसको YA डबल डैश लिख लो, YB डबल डैश लिख लो, इसके बाद फिर इसको कंडेंसेट करते हैं, तो अपन कहेंगे अब काफी हो गया, अब ये काफी हो गया। अपन क्या करते हैं, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं हर एक वेसल के लिए। अब आप ध्यान देना, ये अपन ने फर्स्ट वेसल के लिए लिखा था, तो वेपर कंपोजिशन दिस अपॉन दिस, बी के लिए वेपर कंपोजिशन दिस अपॉन। जब ये वेसल बनाया अपन ने इसको लेके, तो इनको ये जो वेपर्स थे उन्हीं को अपन ने कंडेंस किया, तो जो कंपोजिशन यहाँ पर वेपर्स का होगा वही कंपोजिशन यहाँ लिक्विड का भी, तो अपन ने फिर कैलकुलेट कर लिया PM डैश। इसको वापस अपन ने जब वेपर और इसके इक्विलिब्रियम में लिखा, तो YA डैश क्या हो जाएगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल। हमने सिर्फ इन वेपर्स को वापस कलेक्ट किया और वापस लेके गए। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इन दोनों में से जो ज्यादा वोलेटाइल होगा ना, उसका वेपर कंपोजिशन ज्यादा होगा। लिक्विड में उसका कंपोजिशन ज्यादा होगा। फिर वेपराइज करोगे ना, तो उसका वेपर कंपोजिशन और बढ़ जाएगा इसमें। मतलब मान लेते हैं अपन A ज्यादा वोलेटाइल था B में, तो YA विल बी ग्रेटर देन YB, इधर भी YA विल बी ग्रेटर देन YB, लेकिन अगर इधर YA 0.4 और ये 0.6 आ रहा है, तो इधर YA 0.4 की जगह 0.8 और 0.2 आ जाएगा। मतलब जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका वेपर कंपोजिशन बढ़ता जाएगा, इधर कंडेंस में बढ़ता जाएगा, लास्ट में अपन को जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल था ना, वो अपन को फिल्ट्रेट में मिलेगा, और रेसिड्यू जो कम वोलेटाइल था वो मिलेगा। अब एक क्वेश्चन में डाल के देख लेते हैं, राइट ना। अपन इसको एक क्वेश्चन में डाल के और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि भाई अपन को क्या करना चाहिए। अपन क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन में डाल के एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें अपन को पढ़ना क्या है और कैसे अपन को पता है। तो मुझसे पूछा गया, मान लेते हैं अपन कि PA0 और PB0 मुझे गिवन है, इसके लिए वेपर प्रेशर सपोज करते हैं अपन 400 और इसका वेपर प्रेशर अपन को गिवन है दैट इज 300। मैंने A को ज्यादा वोलेटाइल लिया है B से। अब A के मोल्स मेरे पास सपोज करते हैं अपन, इसके मोल्स ये ज्यादा वोलेटाइल है लेकिन इसके मोल्स 0.4 है और इसके मोल्स मैंने 0.6 ले रखे हैं, ये ले रखे हैं मोल फ्रैक्शन। तो जरा कैलकुलेट करो PM कितना आया। PM का वैल्यू बताओ जल्दी कितना है, इसमें PM का वैल्यू कितना आया, अपन जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। थ्री 340। तो मैं कहूंगा देखो ये अपने पास आया 340 बता रहे हैं अपन को, चलो देखते हैं अपन। PM इज इक्वल टू आया मेरे पास 400 इंटू 0.16 160, 300 इंटू अपन लिख सकते हैं दैट इज 6, सो 3 6 18 180, राइट ना। तो अपने पास आया दैट इज 340, ये आया।
बस 340 आ जाएगी, राइट? ये मेरे पास आ। अब अपन कहेंगे इसका वेपर कंपोजिशन बताओ, तो अपन कहेंगे YA इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वाला पार्ट अपने पास 60 160 आया, तो 160 डिवाइडेड बाय 340 आया, ये आ मेरे पास। सो 16/34 अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16/34 जरा कैलकुलेट करो कितना आया 16/34। आ गया 0.47, तो ये अपने पास 0.47 आया, तो y भी अपने पास 0.53 आया। अब एक बार देखो तो यहाँ तो ये ज्यादा वॉलेटाइल था लेकिन इसका अमाउंट कम था, ये कम वॉलेटाइल था लेकिन इसका अमाउंट ज्यादा था। अमाउंट ज्यादा था तो ऑब्वियसली बात है यहाँ तो ज्यादा ही था, लेकिन वेपराइज कम हुआ, रीजन क्योंकि उसका वॉलेटाइल नेचर कम। अब अपन यहाँ पर लेके आते हैं, तो पीएम डैश की बात करते हैं, तो पीएम डैश कितना आया अपने पास, पीएम डैश आएगा अपने पास पीए नॉट कितना जो मैंने अपन को 4, और वाई कितना था 0.47 प्लस ये कितना गिवन है अपन को पीवी नॉट 300, और वाई भी कितना गिवन है अपन को 0.5। तो अपने पास पीएम डैश कितना आएगा वो देख लेते हैं, है ना? तो पीएम डैश अपने पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 188 के आसपास है, प्लस 400 इंटू 0.47 था ना, क्योंकि है ना। तो बाकी अपन देख लेते हैं कि भाई 0.53 कितना आएगा अपने पास, तो अपन उसको कहेंगे ये 159। सो 159 आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 और 8 ना 16 7, तो 5 और 8 मतलब 9 और 5 4 1 कैरी 347 आ रहा है। टोटल प्रेशर अपने पास 347 है। किसी को डाउट नहीं? एवरीबडी गॉट इट ना? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब अपन यहाँ पर वाई डैश कैलकुलेट कर लेते हैं और वाई बी डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन वाई डैश अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपन को एक बात पता है कि वेपर कंपोजिशन ऑफ ए हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, अब इससे ज्यादा आना चाहिए वेपर कंपोजिशन ऑफ ए, है ना? और वो आएगा ही क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। तो अगर अपन चेक करेंगे तो ये 0.54 आ रहा है अपने पास, और ये अपने पास 0.46 हो जाएगा। ये वेपर कंपोजिशन है, तो ये 0.46 हो जाएगा। अब इसको अपन ने डिस्प्ले किया तो इधर पीएम डैश कैलकुलेट, डबल डैश कैलकुलेट, पीएम डबल डैश कैलकुलेट करूंगा तो पीए नॉट तो 400 था, इनटू आया अपने पास 0.54 प्लस पीबी नॉट इज 300 इनटू आया 0.46। अब इसका टोटल अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? सो 0.54 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 260। ये अपने पास 216 आ रहा है, और ये 3 इंटू 46 कितना आएगा? 46 इंटू 3 एक बार करके देखो, ये 138 आ रहा है। इसको ऐड कर लेते हैं और बता देते हैं भाई कितना आंसर आएगा अपने पास। ये टोटल आ रहा है अपने पास 350। अब ये 354 आया तो अपन कहेंगे यहाँ पर वाई ए डबल डैश की बात करें, वाई ए डबल डैश अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 216 डिवाइडेड बाय 2 354 होगा, और 216 डिवाइडेड बाय 354 विल बी इक्वल टू हाउ मच? द आंसर कम्स आउट टू बी 0.61। लो भाई, जो ज्यादा वॉलेटाइल था ना उसका अमाउंट कम लेने के बाद भी धीरे 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 उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। मतलब लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? ए एज अ डिस्प्लेट, और हर बार क्या हो रहा है, बी जो कम वॉलेटाइल था, अमाउंट अपन ने ज्यादा लिया था, लेकिन हर बार बी का अमाउंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। वाई बी इधर बी का अमाउंट कम होता जा रहा है। ये 0.16 लेंगे तो अपन वाई बी डबल डैश लेके दैट इज इक्वल टू 0.49 नहीं 39, देखो उसका अमाउंट कम होता जा रहा है। सो दैट इज, जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो डिस्टिलेट में मिलेगा अपन को, और जो कम वॉलेटाइल होगा वो रेसिड्यू जैसे लिक्विड में रहता जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज। दिस इज डाल्टन्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विद राइट राउल्ट्स लॉ। तो ये डाल्टन्स लॉ था इन कॉम्बिनेशन विद राउल्ट्स लॉ। इस टाइप से क्वेश्चन होगा। मैंने एक एग्जांपल भी लेके देख लिया अपन ने कि भाई कैसे एग्जांपल, कैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो अपन ने देख लिया। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।
मैं सॉल्व करके उसको और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दूसरा अपन लिख सकते हैं, कुछ ग्राफ लिख सकते हैं। अपन ने ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ नहीं किए ना अपन ने? नहीं किया, तो अपन आज करेंगे। सो देयर इज नो कंडीशन व्हेन दिस इज यूज्ड। तो अपन कभी भी यूज कर सकते हैं इसको। आपको बस ये बताना है कि कई बार अपन से क्वेश्चन पूछेंगे ना, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेकंड डिस्टिलेट, मतलब वाई ए डैश और वाई बी डैश पूछा है अपन से, तो अपन से सेकंड डिस्टिलेट का क्या कंपोजिशन होगा तो वो पूछ सकते हैं। ये डाटा गिवन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेकंड डिस्टिलेट, वो पता। और अगर अपन को एक और बात कि अगर हमें किसी भी एक वेसल में, किसी भी एक वेसल में अगर मुझे लिक्विड और वेपर में अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो मैं यहाँ पर पीएम को इक्वेट कर दूंगा। ये अपन हमेशा ध्यान रखें। तो कोरिलेट, ये अपन ध्यान रखेंगे नोट करके, कोरिलेट द liquid and vapor composition and vapor composition in a vessel. Composition in a vessel. In a vessel, always equate. Vessel always equate. ठीक है ना? अपन क्या करेंगे? Always equate the PM, the total pressure of mixture of the vessel. अपन उस vessel के total pressure, vapor pressure of the mixture को अपन equate करेंगे। अपन इक्वेट करके बता सकते हैं। तो ठीक है भाई, इधर क्या पीएम, इधर भी पीएम है, इधर भी पीएम है, उसको इक्वेट कर देंगे। या जैसे इसमें भी पीएम डैश है, इधर भी पीएम डैश रहा होगा, उसको भी इक्वेट कर देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा। सो अपन लिखेंगे दैट इज, इन दोनों को पीएम को इक्वेट करेंगे तो अपने पास आएगा पी ए नॉट एक्स से डिवाइड बाई वाई, ये इसका पीएम हो जाएगा। और इसके लिए पीएम हो जाएगा पी ए नॉट पीबी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइड बाई वाई। अपन इसको इक्वेट करके कोरिलेट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, अपन किस टाइप से कोरिलेट करके बता सकते हैं। ठीक है ना? तो अपन ऐसे कोरिलेट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप देख सकते हो, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें कोरिलेट करना है तो अपन ऐसे कोरिलेट करके बता सकते हैं, विल नॉट हैव एनी डाउट। तो अपन ग्राफ की बात करते हैं। फिर ग्राफ में मतलब कैसे अपन को ग्राफ में पढ़ना है, ग्राफ थोड़े से पढ़ लेते हैं, राइट? तो थोड़ा सा अपन ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे अपन ग्राफ वगैरह, आइडियल गैस और आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कैसे ग्राफ बनाएंगे, वो देख लेते हैं। सो एक तो अपन लिखेंगे भाई फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, और आइडियल सॉल्यूशंस, और जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दे फॉलो राउल्स लॉ, व्हिच फॉलो राउल्स लॉ, फॉलोस और राउल्स, ठीक है, व्हिच विल फॉलो द राउल्स लॉ। तो अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। ग्राफ में द ग्राफ विल बी बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शंस, और जो ग्राफ अपन बनाएंगे दैट विल बी बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शंस, वो ग्राफ में मैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना लेता हूं। दिस इज वेपर प्रेशर और यहाँ पर अपन मोल फ्रैक्शन उसका ग्राफ। मैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए ऐसे ले लेता हूं, पी ए नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ पी बी नॉट इधर ले लेता हूं। मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी है, तो बी अगर होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए, और अगर ए है तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए। यहाँ पर ए प्योर ए का वेपर प्रेशर ये है, तो एक्स बी इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0।
अगर अपन ए के हिसाब से लिखते हैं तो यहाँ पर 0.8 लिख लेते हैं, यहाँ पर 0.6 कर देते हैं, यहाँ पर 0.4 लिख लेते हैं, यहाँ पर 0.2 कर लेते हैं। दिस इज 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8, दैट इज गिवन टू अस। ये अपन बता सकते हैं। तो इन दोनों को देख के अपन ये तो बता सकते हैं कि बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, वेपर प्रेशर ए से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर अपन इस चैप्टर में कभी चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर हमारे पास प्योर ए है और उसमें बी को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है भाई मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो अगर आप ए में बी को ऐड करोगे तो ए का मोल फ्रैक्शन अगर कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर, बिकॉज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पीए विल बी इक्वल टू पीए नॉट इनटू एफसी होगा। और एक्सए का वैल्यू अगर आप कम करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी कम होता जाएगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कम होता जाएगा, और यहाँ आके जब ये जीरो हो गया तो फिर भी ही बचेगा उसमें, तो वेपर प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। ऐसी बी के लिए अपन कहेंगे, अगर बी में आप, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू होगा पीबी नॉट इनटू एक्स बी, अगर प्योर बी है तो ये 1 होगा, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर बी में ए को ऐड करोगे तो ए को ऐड करने से इसका वैल्यू कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, विल गेट द वैल्यू। तो इसका मतलब है वी गेट लाइक दिस, ये वेपर प्रेशर। और जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि एक्सए का मोल फ्रैक्शन, ये अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखना आइडियल है, मैं क्वेश्चन करता हूं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ volatile liquids, miscible liquids, A and B when XA is equal to 0.4 and PA naught is equal to, that is 200, and PB naught is equal to 300 mm of mercury। अपन को गलत, अपन सबको पता है if it is following the, it is an ideal solution, for an ideal solution we used to calculate the P ideal will be equal to PA naught into XA plus PB naught into XP। तो अपन लिखेंगे that will be equal to PA naught अपन को 200 गिवन है and it is equal to 0.4 plus PB naught हमको 300 गिवन है and the mole fraction is equal to 0.6। तो ये 80 आया अपने पास, तो 18 आया अपने पास, तो ये अपने पास 260 आया। ये अपन को पता था कि वेपर प्रेशर हमेशा मिक्सचर का फॉर आइडियल गैस वेपर प्रेशर हमेशा प्योर वेपर प्रेशर के बीच में ही आता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसी को ग्राफ में लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.4, मतलब आप 0.4 पे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये 0.4 है। ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये वाला ग्राफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, मतलब इस ग्राफ में ये जो पॉइंट होगा दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट दिस पॉइंट, और ये जो रीडिंग होगा हमारे लिए वो 80 होगा। मोल फ्रैक्शन जब 0.4 ए का था तो बी का ये वाला लाइन जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है, तो बी का वेपर प्रेशर 180 था। एंड द टोटल वेपर प्रेशर जो होगा व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.4, द टोटल वेपर प्रेशर इज दिस, दैट कम्स आउट टू बी 260। दिस इज पी आइडियल। ये वाला जो ग्राफ है वो आइडियल वेपर प्रेशर है, पी ए नॉट इनटू एक्स ए प्लस पी नॉट इनटू एक्स बी था, ये आपको पता है। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा व्हाट वी आर डूइंग।
अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं और क्या अपन को करना है, ठीक है। तो अपन ऐसे बता सकते। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वेपर प्रेशर अपन ने यहां से लिखा, तो आप ए को बी में ऐड करो तो बी का वेपर प्रेशर कम होगा, या ए में बी को ऐड करो तो ए का वेपर प्रेशर कम। जब ए 0.4 है और बी 0.6 है तो द टोटल वेपर प्रेशर इज 260, जबकि प्योर बी इज 300 एंड प्योर ए इज 200। इट इज गिवन टू अस। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूं, इस पॉइंट को बी ले लेता हूं, इस पॉइंट को सी ले लेता हूं और इस पॉइंट को डी ले लेता हूं, तब अगर कोई पूछेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, AD विल बी इक्वल टू AC प्लस CD, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AD विल बी इक्वल टू AC प्लस AB। एक ही बात है, आप कैसे भी रिलेशन बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वाला और ये वाला डिफरेंस 680 का होगा, ऑब्वियसली बात है, वहां का टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, अपन बता सकते हैं। तो कभी कभी अपन को ग्राफ में ये सारा अपन को ऐसे कैलकुलेशन नहीं गिवन है, ग्राफ गिवन है और हमसे पूछ लेंगे कि भाई व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जैसे ये अपन को गिवन है। पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी को रिप्रेजेंट करता है, ये पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये आईडी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ग्राफ विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द आइडियल। अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को चेंज करो, मैं इससे इधर उधर चेंज करके फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बता सकता हूँ इसका कितना वेपर प्रेशर होगा। बट पी ए नॉट एंड पी बी नॉट नेवर चेंजेस अंटिल द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वो आपको पता है। अब अपन एक बार पॉजिटिव डिविएशन की बात करते हैं। अगर मान लो अपन पॉजिटिव डिविएशन की बात करें, और पॉजिटिव डिविएशन की बात करेंगे तो अपन को पता है व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। मैं ग्राफ लिखता हूँ पॉजिटिव डिविएशन के लिए। अगर हम पॉजिटिव डिविएशन की बात करेंगे एट T डिग्री सेंटीग्रेड, तो वी नो दैट जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है ना, दैट विल बी ग्रेटर देन आइडियल वेपर प्रेशर। आइडियल तो अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, आइडियल तो 260 आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर जो बी, इधर एक जो वेपर प्रेशर आना चाहिए 80। अगर पॉजिटिव डिविएशन होता है तो जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन, जो अपन ने एक पोलर और एक नॉन पोलर लिक्विड्स में सीखा था, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कि मान लो अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है ऐसे, when the two liquids A and B are mixed, मुझे ऐसे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। when the two liquids A and B are mixed and B are mixed, the observed vapor pressure is, the observed vapor pressure is हमें given है, that is 365 mm. Calculate the type of deviation. Deviation when, ये डाटा अपन को गिवन, अपन ने आइडियल कैलकुलेट किया। अपन ने जब आइडियल कैलकुलेट किया तो मुझे ये डाटा आया, जब मैंने आइडियल कैलकुलेट किया तो मुझे ये डाटा पता चला। अपन आइडियल तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, दिस इज फॉलोइंग द रूल्स। अभी अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन के लिए अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो विल राइट लाइक दिस, भाई पी ए नॉट और पी बी नॉट थोड़ी चेंज, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मैं मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो
अपन क्या करेंगे इसमें, सपोज अपने पास पी ए नॉट गिवन है और पी बी नॉट गिवन है, तो अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो अपन को पता है क्या होगा, वो इस लाइन से ऐसे कैलकुलेट करें। अगर आइडियल सोल्यूशन हो तो अपन को पता है कि ग्राफ कैसे होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 0 होता है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 होता है, एक्स बी इज इक्वल टू 0 होता है और एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो इधर भी अपन ऐसे लिखते हैं अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो। अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो अपन ऐसे अज्यूम करते। जब अपन ने कैलकुलेट किया तो इट इज कमिंग आउट टू बी, अच्छा वो 360, ये 265 है, 265 है कि 300 ज्यादा थोड़ी हो सकता है 300 से, ठीक है ना, वो तो कम ही होगा। ये आइडियल के लिए अपन ने बना रखा है, ये 260 आ रहा था, मैंने पॉजिटिव डेविएशन के लिए 260 से ज्यादा ले लिया, तो अपन बता देंगे कि भाई वो आइडियल सोल्यूशन है। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो ग्राफ होगा ना वो थोड़ा ऊपर होगा इससे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। आना चाहिए था ये, दिस इज पी आइडियल, लेकिन आ रहा है पी ऑब्जर्व्ड उससे ज्यादा। मतलब जो ग्राफ अपन ऐसे लिख रहे थे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 लाइक दैट, जो 4 पे अपने पास प्रेशर इतना आ रहा था, ये आ रहा था 260, अब वो यहाँ पर 265 आ रहा है, बस ये 265, जबकि आना कितना चाहिए था, 260 आना चाहिए। तो अगर वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर मेरे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है अपन को वहां पॉजिटिव डेविएशन देखना है। तो यहाँ की ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसमें बी और ए दोनों के ही वेपर प्रेशर बड़े होंगे, ए और बी में दोनों के ही वेपर प्रेशर को बढ़ाऊंगा। तो अपन कहेंगे देखो, पहले ए कितना आ रहा था, आइडियल होता तो 80 आता, अभी 80 से ज्यादा बढ़ गया। पहले कितना आ रहा था अपने पास, अगर आइडियल होता तो अपने पास 180 आ रहा था, आइडियल होता तो अपने पास 80 आ रहा था, अभी ये बढ़ गया। पहले इतना आ रहा था, अभी ये बढ़ गया। तो जब अपन वाटर में बेंजीन को डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है कि बेंजीन वाटर के बीच में आएगा तो बेंजीन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वाटर भी बेंजीन के बीच में आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका भी वंडरफुल फोर्सेस डिक्रीज होगा। अगर उसका भी वंडरफुल फोर्सेस डिक्रीज होगा तो अपन कहेंगे उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो बेंजीन बेंजीन का भी अट्रैक्शन होगा क्योंकि बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर ए का भी बढ़ा, वेपर प्रेशर बी का भी बढ़ा, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। और अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो 260 से कम लिख देते, और क्या, भाई जितना आइडियल आएगा उससे नेगेटिव डेविएशन में कम लिखना पड़ेगा, दैट इज अ नेगेटिव डेविएशन, उसको अपन नेगेटिव डेविएशन बता। तो अगर नेगेटिव डेविएशन हुआ तो अपन कहेंगे देखो भाई, पॉजिटिव डेविएशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ गया होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी बढ़ गया होगा, और टोटल प्रेशर भी बढ़ गया, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। और अगर नेगेटिव डेविएशन होता, थोड़ा लिख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन की, तो अपन नेगेटिव डेविएशन में लिखेंगे द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल बी लेस देन द आइडियल वेपर प्रेशर, तो अपन नेगेटिव डेविएशन, दैट विल बी द नेगेटिव डेविएशन। तो उस केस में अपन क्या कहते हैं भाई, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स है, इसको 260 से कम कर लेते हैं भाई, अपन कहेंगे ये 240 हो गया। तो अपन को गिवन है, अब जब हमने दो लिक्विड को मिक्स किया तो 240 आता है। When x is equal to 0.4 and P A naught P B naught is given to me, तो अपन ने कहा अच्छा आपको ऑब्जर्वेशन ये है 240, लेकिन आइडियल के हिसाब से तो 260 आना चाहिए, तो अपन कहेंगे इसका मतलब इसमें नेगेटिव डेविएशन। तो अगर इसमें नेगेटिव डेविएशन होगा तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना देंगे भाई, व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। बट एक बात और याद रखना, कभी कभी क्या होगा ना, जैसे मान लो अपन को पॉजिटिव डेविएशन,
और ग्राफ अपन को ऐसे बना दिया, देखो पॉजिटिव डेविएशन है, मैं ग्राफ ऐसे बना, यहाँ पर मैंने कहा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा x a इजिकल टू 1 और यहाँ पर मैंने लिखा x b इजिकल टू 1, मतलब यहाँ पर b का वेपर प्रेशर है, यहाँ पर a का वेपर प्रेशर। अब ग्राफ मैंने ऐसे बना, बस और कुछ भी नहीं लिखा। तो हम कहेंगे ये अजीब सा ग्राफ क्यों बना, तो हम कहेंगे हमें कोई मतलब नहीं, आपने ग्राफ किस टाइप से बनाया। हमें तो मतलब था कि ये पी ए नॉट था, ये पी बी नॉट था, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर, अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पे ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर अगर आ रहा है वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन है। अगर यही चीज नीचे आ रही होती है इसके, तो मैं कहता नेगेटिव डेविएशन। सो ग्राफ में सिर्फ अपन को ये बना के दिया और अपन को लगेगा सर ने ऐसा ग्राफ तो हमें बताया ही नहीं, उसमें एक लाइन है बस, तो बाकी बताने की तुमको जरूरत नहीं थी। अपन उसी से चेक कर लेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव, ठीक है। तो अपन चेक कर, अपन को पी ए नॉट के बने, पी बी नॉट के बने, ऐसे ले लेते हैं। तो जब आइडियल होता तो स्ट्रेट लाइन होता है, वो अपन को पता है, आइडियल होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर नेगेटिव डेविएशन हुआ तो अपन कहेंगे अगर ये पी आइडियल है तो नेगेटिव डेविएशन के केस में मैं ऐसे लिखूंगा, तो ग्राफ विल बी बिलो द ग्राफ ऑफ आइडियल। तो ए के लिए भी मैं ऐसे लिखूंगा, ग्राफ इज बिलो द ग्राफ ऑफ आइडियल। बी के लिए भी मैं ऐसे लिखूंगा, द ग्राफ इज बिलो द ग्राफ ऑफ आइडियल, लाइक दैट द ग्राफ इज बिलो द ग्राफ ऑफ आइडियल। तो अपन कहेंगे इस केस में अगर मान लो यहाँ पर अपन ने मोल फ्रैक्शन लिखा, ये 0.8 है, 0.6 है, 0.4 है और ये 0.2, तो अपन कहेंगे अब इस केस में अपन ऐसे लिख देंगे। भाई आइडियल होता तो यहाँ 260 आता, लेकिन अभी तो ये 240 आ, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम हो, बिल्कुल वैसे ही ये 80 आ रहा था, तो अब ये हो जाएगा डिक्रीज हो वेपर प्रेशर, और अपने पास पहले ये 180 आ रहा था और अभी ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो, ये डिक्रीज, ये नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ है। तो अपन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों के ही ग्राफ अपन बता सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, दीस आर द ग्राफ्स जिसमें अपन बता सकते हैं द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव डेविएशन। तो अपन ने पॉजिटिव डेविएशन भी पढ़े और नेगेटिव डेविएशन भी पढ़े, द ग्राफ रिलेटेड टू दोस, उनको अपन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। सो दिस अ ग्राफ, इन ग्राफ से रिलेटेड भी अपन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो डाउट, जो मैंने आपको समझाया वैसे ही अपन को ये क्वेश्चन, दैट इज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव डेविएशन। अब अपन पढ़ेंगे आइसोट्रोपिक मिक्सचर, आइसोट्रोपिक मिक्सचर। अभी आइसोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है, मैं इनको हटा रहा हूँ, है इसमें अपन को क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन लिख सकते हो। पावर कट हो गया क्योंकि काफी सारे बच्चे, मतलब इसलिए मुझे लगा लाइट गई है, राइट 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 राइट, क्योंकि काफी सारे बच्चे, इसलिए मतलब मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे ऐसे बच्चे एकदम से कैसे गायब। सीएसके वर्सेस एमआई के बीच में लाइट गई। अरे यार, हाँ, क्योंकि मतलब एकदम से बच्चे कम हो गए ना, तो इसलिए वो पावर कट की वजह से बच्चे कम हो गए। तो फिर अपन क्या करें बताओ, आइसोट्रोपिक मिक्सचर को कंटिन्यू करूं या रुकूं? मोबाइल है क्या, क्योंकि काफी सारे बच्चे मतलब रुक गए, काफी सारे बच्चे मतलब रुक गए उसमें। तो रुकना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? कुछ लोग कंटिन्यू भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सर रुक जाते हैं, लाइट गई हुई है, आप देख लो।
बताओ। अब लाइट जाने का इतना टेंशन पता क्यों है? इसलिए नहीं कि क्लास है इसलिए कि आईपीएल नहीं देख पाए। ठीक है, तो चलो अपन ऐसे टॉपिक में की बात करते हैं। पहले मैं टाइम देख लेता हूँ, है ना? अच्छा, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में परेशानी करते हैं बच्चे। चलो शुरू करते हैं, फिर अपन देखते हैं, मतलब वो मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड लेक्चर इनको देख लेना चाहिए, है ना? चलो शुरू करते हैं। 9:06 हो रहा है तो 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स में तो अपन थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी के मोबाइल में इतना चार्ज तो होता ही है और वो उतना जॉइन कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आइसोट्रोपिक मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ liquids which have same composition, है ना? Which have same composition in liquid and vapor phase. Vapor phase at its boiling point. At its boiling point. Right now, boiling point of the solution is called azeotropic mixture. इसको कहते हैं अपन azeotropic mixture. ठीक है? This is the azeotropic mixture what we say. तो अभी पता क्या बोल रहा है? ये अपन से बोल रहा है कि अगर मान लो मेरे पास दो लिक्विड है और इनका डिस्टिलेशन करना है मुझे, एक ले लेता हूँ इथेनॉल और एक ले लेता हूँ वाटर। जब इसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन आ जाता है ना, मतलब ये 95% के आसपास रहेगा और ये 5% के आसपास रहेगा सोल्यूशन। तो इसका जो 95% और 5% लिक्विड कंपोजिशन है ना, ये तो इतना ही जब अपन इसे बॉईल करेंगे ऑन बॉइलिंग, तो इसमें जो यहां पर वेपर्स होंगे, तो इसका वेपर कंपोजिशन जो होगा ना, वो भी क्या होगा, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। तो अपन कहेंगे सर रुको रुको, अगर ऐसा हुआ कि यहाँ वेपर कंपोजिशन उतना ही है जितना लिक्विड में है, तो जब ये कॉन्डेंस हो गया तो मेरे पास डिस्टिलेट में तो ये दोनों आएंगे। तो इसको तो मैं डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकता। इस कंपोजिशन, एनी कंपोजिशन नहीं, इसी कंपोजिशन पे ये 50% आ जाएगा, राइट ना? इस कंपोजिशन पे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, द एग्जांपल इज C2H5OH and water. So those mixture of liquids at definite composition, which on boiling will have same composition in the liquid as well as vapor phase, is called azeotropic mixture. These mixtures cannot be separated by distillation. So we'll write that example this. ये 95% रहेगा, ये 5% रहेगा। दूसरा अपन लिख सकते हैं HNO3 plus water. इसमें भी ऐसे होता है, ये 68% होता है, ये 32% होता है। So these liquids, these mixtures cannot be separated by fractional distillation. So these cannot be separated by fractional distillation. Fractional distillation. तो अपन इनको fractional distillation से separate नहीं कर सकते। So these liquids cannot be separated by the fractional distillation, that is called azeotropic mixture. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, azeotropic mixture are of two types. दो टाइप से होता है azeotropic mixture, ठीक है ना? These are of two types. Are of two types. जो azeotropic mixture होता है वो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग azeotropes, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग azeotropes. मैं अपन सेपरेट जैसे लिख लेता हूं, मैक्सिमम बॉइलिंग azeotropes.
मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। ये दो टाइप के एजेट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप एंड द मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। ये एजेट्रोपिक मिक्सचर है। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब हो गया when two liquids are mixed, then their boiling point is less than the boiling point of any liquid mixed. That is minimum boiling azimuth. तो अगर मैं दो लिक्विड को मिक्स करूंगा, ए और बी मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, और इन दोनों को अगर अपन मिक्स करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों को मिक्स किया तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता होगा। भाई अगर वेपर ऑन मिक्सिंग अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। और लिक्विड्स को मिक्स करने से अगर उनका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो फिर अपन कहेंगे फिर वो मिक्सचर तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन आइडियल वेपर प्रेशर ना, ये तो होता है। और वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि फिर मुझे बॉइल करने के लिए इंटरनल वेपर प्रेशर कम लाना पड़ेगा, कम इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को मिक्स करने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो एग्जांपल C2H5OH एंड वाटर, अगर ये 95% है और ये 5% है तो दिस विल बी अ मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। और अपन को पता है पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है, लेस पॉजिटिव डेविएशन लेके, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि जितने पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो सारे के सारे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करते ही होंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन आइडियल वेपर प्रेशर। सो अपन ये बोल रहे हैं कि ऑल mixtures, all minimum boiling azeotropes will show positive deviation, but the reverse is not true. All minimum boiling azeotrope shows positive deviation, but the reverse is not true. All minimum boiling azeotrope show positive deviation, but the reverse may not be true, is not. मैंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो एजेट्रोपिक मिक्सचर है, ना ना, जितने एजेट्रोपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे ना, जितने भी एजेट्रोपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना, वो सब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप होंगे। वाइस वर्सा, जितने भी मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स होंगे वो पॉजिटिव डेविएशन पक्का शो करते होंगे। तो क्वेश्चन में अगर अपन से पूछा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, चलो ऑप्शन में ढूंढते हैं पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप उसका रिवर्स, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड their boiling point is greater than the boiling point of any liquid mixed. तो अपन क्या करेंगे? भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है इसका मतलब यही तो हुआ कि वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। वेपर प्रेशर कम हो गया होगा इसका मतलब मुझे और टेम्परेचर देना पड़ा। Therefore, P observed is less than P ideal. So boiling point बढ़ेगा।
एग्जाम्पल, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो उनको पता है एनी एसिड इन वाटर इज अ नेगेटिव डेविएशन, H2O plus HNO3, H2O 32%, HNO3 68%, that is example of that. तो फिर अपन ऐसी, जैसे इसमें लिखा ना आपने कि ऑल मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप शोज पॉजिटिव डेविएशन, वैसे मैं इसमें भी लिख सकता हूँ ऑल नेगेटिव डेविएशन, ऑल मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप शोज नेगेटिव डेविएशन, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू। तो अपन लिख सकते हैं ऑल मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप boiling azeotrope shows negative deviation, but reverse may not be true, may not be true. ये azeotropic mixture होता है, but reverse may not be true. This is azeotropic mixture, और ये आपका मतलब जो solution वाला पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट किया। अब आप azeotropic mixture को भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो मैं आपको होमवर्क बता दूं कितना करना है तुमको। अब अपन जो होमवर्क कर सकते हैं ना, वो होमवर्क है, क्या शीट ढूंढ रहा था। तो आप सेक्शन एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में सेक्शन जी तक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में अप टू सेक्शन जी, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपका होमवर्क है। सो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन डी तक अपन कर सके थे, ई एफ एंड जी, ये आपका होमवर्क है पार्ट 1 पार्ट 2 से। फॉर द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑल टुडे। बिल्कुल ठीक है, नहीं हार्ड कॉपी ही करेंगे, हार्ड कॉपी ही। कुछ सेंटर्स पे आ गया है शीट, मतलब सॉफ्ट कॉपी में अपन को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मैं हार्ड कॉपी के लिए कर देता हूँ, बोल दूंगा सेंटर। काफी सेंटर्स पे तो आ भी गया, अपन को हो जाएगा, बेटा चिंता मत करो, जल्दी हो जाएगा, करता हूँ। चलो सर थोड़ा साइड ले, जल्दी से लिख ले, मैं तो बंद करने वाला था। चलो हो गया। हाँ सर। चलो थैंक यू। ऑनलाइन करने में मजा भी नहीं आता क्वेश्चन को, इसलिए ऑफलाइन करेंगे ही करेंगे।